Part second chapter of our class 12th, which is a water pollution. Second chapter is water pollution. So JK Bose EVS क्लास 12th का हमारा सेकंड चैप्टर है वाटर पोल्यूशन. तो बेसिकली ये EVS का सेकंड चैप्टर है. क्लास 12th का. सबसे पहले तो जैसे पिछला चैप्टर एयर पोल्यूशन था, उसकी ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन की, तो आप वहाँ देख सकते हैं. सेकंड चैप्टर वी हैव वाटर पोल्यूशन. बेसिकली जैसे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में जब डिस्कशन करी थी, हमने सिंपली बोला था कि एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे एयर में कुछ अनडिज़ायरेबल अमाउंट में पोल्यूटेंट्स आना, यानी कि पोल्यूटेंट्स मतलब ऐसे मटेरियल या ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे एयर को गंदा करे. ऐसे ही वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ आना. एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ व्हेन प्रेजेंट इन आवर वाटर दैट क्रिएट्स द वाटर पोल्यूशन. पहले तो समझने की कोशिश करिए कि ये जो हमारे पास टर्म है वाटर पोल्यूशन, ये टर्म एक्चुअल में क्या है. इस टर्म का मतलब है कि हमारे पानी में गंदगी आ जाना. सिंपली उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन. इफ़ यू विल, आई डोंट थिंक कि इस पर कुछ एक्सेसिव डिबेट करने की ज़रूरत है या इस पर समझाने की कोई ज़रूरत है. दिस इज़ नॉट समथिंग टू रिलेटेड विद योर एग्ज़ाम. आप इसको छोड़ सकते हैं. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको आप पढ़ना चाहो कि पानी कैसे कितना है, जैसे ये वाला थोड़ा आप देख सकते हो कि वी हैव सरफेस वाटर 97%. उसके अलावा 2% जो है वो आइस कैप्स वगैरह में है. तो ये वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है. बट जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, विच इज़ हमारे वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन. अगर हम पहली डेफिनेशन हमारे वाटर पोल्यूशन की देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा स्टेट जिसमें हमारे वाटर के अंदर कुछ फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं या कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं, और इतनी क्वांटिटी में वो इम्प्योरिटीज़ या फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है कि अगर हमने उस पानी को कंज्यूम किया तो हमारे लिए गंदी हो सकती है. मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि हमारे पास जो पानी है उसमें कुछ क्वांटिटी की इम्प्योरिटीज़ तो होती ही है, बट अगर हम उस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी की इम्प्योरिटीज़ हमारे पानी में आ जाए तो वो हमारे लिए वाटर पोल्यूशन का स्टेज है. कि मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज़ हमारे पानी के अंदर आ जाए कि वो डायरेक्टली हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को क्रिएट कर सकती हैं. ठीक है. ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस का एडिशन होना जो हमारे फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक को बदल दे पानी के, है ना. मतलब इस तरीके से पार्टिकल्स आ गए कि उसका पूरा का पूरा रंग रूप चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो अनफिट हो गया यूज़ के लिए. तो इन शॉर्ट वो हमारे पानी का कंटामिनेंट कर गए. तो एडवर्स चेंज हो गया जिससे की वजह से हम उसको ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो बेसिक चीज़ें हैं फॉरेन सब्सटेंस का ऐड होना और वो अनफिट करना. दैट इज़ व्हाट द वाटर पोल्यूशन इज़. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ के सोर्सेज. ठीक है, हमने डिस्कस करा कि वाटर पोल्यूशन होता है, पर वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं. देखो, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज होते हैं जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह. मतलब आप अगर देखें तो हमारे पास घरों से जो ह्यूमन बॉर्न एक्सक्रीटा निकलता है वही सीवेज है. ठीक है. तो वो उस सीवेज के थ्रू हमारे पास वाटर पोल्यूशन होता है. फिर इंडस्ट्री से कोई ऐसा कुछ कंपोनेंट निकल रहा है, डेफिनेटली उसमें वो भी हमारे अनट्रीटेड सीवेज है तो वो भी वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा. फिर एग्रीकल्चर से भी कितना कुछ निकलते रहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि खेती बाड़ी की गई एंड उसमें हमने कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह का यूज़ कर दिया. कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करा, कोई केमिकल यूज़ करा. सडनली क्या हुआ, वो केमिकल किसी भी तरीके से हमारे कोई भी उस फार्म के जो पास में एक्वेटिक वाटर बॉडी थी वहाँ पे चली गई. तो जब वो केमिकल उस एक्वेटिक वाटर बॉडी के पास चले गई तो वो एक्वेटिक वाटर बॉडी को में केमिकल्स घुस गए. तो इस तरीके से अल्टीमेटली वो केमिकल्स का एक्वेटिक वाटर बॉडी में घुसना विल कॉज द पोल्यूशन. आई होप इट हैज़ बीन क्लियर. फिर थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जब आप यूज़ करते हो तो उसमें से वाटर एज अ वेस्ट निकलता है. तो जब वहाँ से वाटर एज अ वेस्ट निकलता है तो वो एक्वेटिक लाइफ में जाएगा. जैसे मैंने वही बोला ना कि एग्रीकल्चर है हमारे पास, एग्रीकल्चर में कुछ था, अब वो हमने एग्रीकल्चर करी, हमारे फार्म में गई, हमारे पास क्रॉप्स थे, अब वहाँ से ये पॉन्ड था तो वो कहीं किसी तरीके से लेट्स सपोज डीडीटी था, पॉन्ड में ट्रैवल कर गया तो अगेन वाटर पोल्यूशन होगा. उसके अलावा ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स, डिटर्जेंट्स एंड सेडिमेंट्स. जब लैंड इरोजन्स होती है, मतलब लैंड का पूरा टुकड़ा ख़राब हो जाता है या अपनी जगह से अलग हो जाता है तो हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो सकता है. फिर डिटर्जेंट्स हमारे चले जाएं, वाटर पोल्यूशन. मिनरल्स जो हम निकालते हैं वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे वाटर पोल्यूटेंट्स टाइप मतलब
पोल्यूशन कॉज होता है विद द हेल्प ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो कुछ पोल्यूटेंट्स हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि हम पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये हमारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आता है, यानी कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स यानी कि डेड एंड डिकेइंग, तो वो हमारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के अंदर आते हैं। सो जो वाटर पोल्यूटेंट है उसके टाइप होते हैं ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट। ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट में बेसिकली हमारे पास जो भी प्लांट एनिमल है उनका जो भी डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स है वो सब आ जाते हैं, राइट। और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी हो जाते हैं, जैसे कि CCl4, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सब हमारे ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए अंदर हमारे पास कोई सर्टेन काइंड्स ऑफ एसिड्स, फिर एल्कलीज वगैरह, ये इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा माइक्रोबियोलॉजिकल, आप ध्यान से समझिए, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स जो बियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, मतलब लाइफ रिलेटेड प्रोसेस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं ना, वो माइक्रो बायोलॉजिकल के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया लाइफ के कौन से प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, तो वी हैव लैक्टो एसिड बैक्टीरियस बैक्टीरिया, कर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है ना। फिर रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव में हमारे पास जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, यानी कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जैसे यूरानियम एक आइसोटोप है ना, तो ये हमारे पास 92 वाला यूज़ हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास वाटर पोल्यूशन के क्या क्या टाइप होते हैं। एक होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, बेसिकली हमारा ये ग्राउंड है ना, तो जो हमारी ज़मीन है ना, ज़मीन आप देखते हो हैंडपम्प्स लगाते हैं, ऐसे करके हम हैंडपम्प्स लगाते हैं, तो बेसिकली हैंडपम्प्स को करो कुछ डिवाइस के थ्रू, तो हमारे पास पानी आ जाता है। तो वो पानी हैंडपम्प्स के थ्रू कैसे आता है, वो हैंडपम्प का कनेक्शन की पाइप्स होती हैं हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। तो जो पानी हमारे ग्राउंड में प्रेजेंट रहता है ना, वो हैंडपम्प के थ्रू हमें मिलता है। सो ग्राउंड वाटर जो होता है वो वाटर होता है जो हमारे सरफेस के नीचे होता है, यानी कि हमारे ग्राउंड के हमें नीचे मिलता है, और ये काफ़ी सेफ होता है पीने के लिए। ठीक है, और इनफैक्ट ग्राउंड वाटर का यूज़ कर हम पीने का काम कर सकते हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है सब कुछ कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में देखा जाओ तो जहाँ पर इतनी मिलावटें होने लगी है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलने लगा है, ये ग्राउंड वाटर सेफ नहीं रहा है हमारे लिए। अब ग्राउंड वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके पोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, मतलब हमने बोला कि टुडे वी डोंट हैव एनी सेफ काइंड ऑफ ग्राउंड वाटर लेफ्ट। वाई? बिकॉज आप देखो जो भी हमारे टैंक्स वगैरह होते हैं, है ना, जो हमारे सीवेज के टैंक्स भी होते हैं, उनके लीकेजेस होते रहते हैं, जो आपके हर एक गली में ना ऐसे करके स्ट्रीट्स में ऐसे टैंक्स होते हैं, जैसे हम सेप्टिक टैंक्स बोलते हैं, जहाँ पर हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह जाता है, जिसके थ्रू बाहर डिस्पोज होता है। तो अगर आप उस सीवेज टैंक्स में देखो, वो लीक होते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो यही सीवेज टैंक्स का गंद हमारे पानी में जाएगा, तो वो ज़मीन में ही है लगे हुए, तो ज़मीन में ही पानी है, वहाँ पे जाएगा, सो नो मोर सेफ। उसके अलावा हम कई तरह का अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट है डायरेक्टली ग्राउंड में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो अगेन वो भी वेस्ट कर देता है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो हम अपने फील्ड्स में यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे ग्राउंड में घुस जाते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें हम ग्राउंड में यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्टली ग्राउंड में चले जाते हैं। सो दैट्स हाउ ग्राउंड वाटर आज के टाइम पे सेफ नहीं रह गया। तो हमारे पास वाटर पोल्यूशन के दो तरह के टाइप होते हैं। एक वाटर पोल्यूशन होता है जो ज़मीन के नीचे हो रहा होता है, और एक वाटर पोल्यूशन हो रहा होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है, जैसे कि हमारे लेक्स में, जैसे कि हमारे रिवर्स में। ये वाटर पोल्यूशन वो है जो हमें दिख नहीं रहा है पर अंदर ही अंदर हो रहा है, सो ये ग्राउंड वाटर था। लेकिन ये वाटर पोल्यूशन वो है जो हमें दिख भी रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने जब पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करा, तो हमारी जो लेक्स है, हम इंडस्ट्री का कुछ भी यूज़ करते हैं, वो ग्राउंड वाटर में तो जाता ही है, प्लस वो हमारे फ्रेश वाटर को भी ख़राब करता है। उसके अलावा सीवेज, अगेन वही सैनिटेशन वाले जो एरिया पुअरली डेवलप्ड होते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे इस बॉडीज़ को अफेक्ट करते हैं। फिर थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट भी यहाँ पर जाता है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ हो कि वाटर पोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो डिस्कस कर लिया है। हमने वाटर पोल्यूशन बोला एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर गंदगी हो जाती है हमारे वाटर में। फिर हमने सोर्सेज डिस्कस करे कि डोमेस्टिक सीवेज, यही जब चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी वही सोर्सेज का काम है, हमारे सीवेज वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। फिर हमने टाइप ऑफ पोल्यूटेंट डिस्कस करे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बियोलॉजिकल एंड रेडियो एक्टिव। फिर हमने टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन डिस्कस करा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड सरफेस वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में भी देखा कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो सीवेज वेस्ट के थ्रू हो सकता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह के थ्रू हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू हो सकता है, और फ्रेश वाटर में भी हमने ये सारी चीज़ें देखी।
अब ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है इसके इम्पैक्ट क्या है वो हमें डिस्कस करना है। तो देखो, अगर हम वाटर पोल्यूशन के इम्पैक्ट देखें तो हर एक लाइफ में अपने अपने तरीके के इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन में के इम्पैक्ट हमारे एक्वेटिक लाइफ में क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ में क्या है। हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो एक्वेटिक लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे कुछ फॉस्फोरस और डिटर्जेंट्स जैसे हमारे फर्टिलाइज़र से निकलते हैं। तो जब हमारे मिनरल्स से लेट्स सपोज़ कोई फर्टिलाइज़र है, उस फर्टिलाइज़र के अंदर हमारे पास फॉस्फोरस है। अब जब एक फर्टिलाइज़र के अंदर फॉस्फोरस है, अब देखो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं जो हमारे सॉइल में हम यूज़ करते हैं सो दैट वो अच्छा न्यूट्रिएंट वगैरह दे। तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छा देने के लिए आप एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करो। तो फर्टिलाइज़र एक तरह का न्यूट्रिएंट रिच मटीरियल होता है जिसमें हमारे पास फॉस्फोरस है, नाइट्रेट है, ऐसे करके मिनरल्स पड़े रहते हैं। तो जब हमने हमारे फार्म है ये लेट्स सपोज़ हमने वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करा। जब हम किसी फार्म में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो मतलब हम अ काइंड ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रेट्स इन सब का यूज़ कर रहे हैं। ये फॉस्फोरस, ये नाइट्रेट्स हमारे फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होते हैं। अब ये फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स जब हम फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करते हैं एंड इनफैक्ट उसके साथ जब हम कभी डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे वाटर सरफेस को कंटामिनेट करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं तो बेसिकली ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एल्गी वहाँ पे इंक्रीज़ कर देती हैं और अल्टीमेटली वो यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है जस्ट इसके बाद हम वो स्टडी करेंगे, बट सिंपल अभी के लिए आपको ये समझना है कि जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उसके फॉस्फोरस, उसके नाइट्रेट्स हमारे वाटर बॉडी में जाते हैं एंड वो यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। ऐसे डिटर्जेंट्स हमारी वाटर बॉडी में जाते हैं, वो यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम कॉज करती है। कैसे यूट्रोफिकेशन करती है डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। फिर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट निकालते हैं, वो पॉइजनस केमिकल्स का बना होता है जैसे कि कैंडियम, लेड। अब ये पॉइजनस केमिकल जब इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने वाटर बॉडी में छोड़ दिया तो हमारे पॉइजनस केमिकल्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ फिर बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस होगा। अब ये और ये डिटेल में पढ़ना है। तो इस तरीके से डेथ हो सकती है हमारे एक्वेटिक लाइफ की। तो दीज ऑल द थिंग्स क्रिएट्स डिफ़िकल्ट। फिर कई बार हम कोई ऑयल पोल्यूटेंट यूज़ करते हैं, वो भी हमारे वाटर बॉडीज़ में प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अब जो इसके इम्पैक्ट क्या हैं ह्यूमन पोल्यूशन पे, मतलब वाटर पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट है हमारे ह्यूमन लाइफ के ऊपर। देखिए, अगर कोई पेस्टिसाइड है, कैसा पेस्टिसाइड, ऐसा पेस्टिसाइड होना चाहिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो खुद ब खुद आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे पर्टिकुलर जो पेस्टिसाइड्स हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो ये वाले जो पेस्टिसाइड क्या करते हैं, अगर हमने इनको अपनी क्रॉप फील्ड्स में यूज़ किया, जैसे ही हम ऐसे पेस्टिसाइड्स को अपनी क्रॉप फील्ड्स में यूज़ करते हैं तो वो हमारे ह्यूमंस के फूड चेन में एंटर करते हैं। जैसे ही वो फूड चेन में एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली आप पेस्टिसाइड, अगर मैं आपको दूँ ये लो पेस्टिसाइड खा लो, आप डायरेक्ट कोई पेस्टिसाइड नहीं खाओगे बिकॉज दैट्स हार्मफुल। बट इनडायरेक्ट वे में जब वाटर पोल्यूशन होता है तो इनडायरेक्ट वे में वही पेस्टिसाइड अपनी फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस में एंटर करते हैं और जब वो ह्यूमंस में एंटर करते हैं तो वो हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारे अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर है कि वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ में क्या है। वाटर पोल्यूशन ह्यूमन लाइफ में क्या करता है, अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड हमारी फूड चेन में एंटर करेंगे। जैसे ही वो फूड चेन में एंटर करेंगे उसको ह्यूमन कंज्यूम करेंगे और जब ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसकी एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई वाटर पोल्यूशन है तो मतलब ऐसे पोल्यूटेंट्स होंगे जो वाटर में जाते हैं, तो वाटर में जाके वो वाटर बॉर्न डिसीजेस को कॉज करते हैं। अब वाटर बॉर्न डिसीजेस कौन कौन से होते हैं, आपके जो टाइफाइड वगैरह है, ठीक है, तो वो वाटर बॉर्न डिसीजेस को कॉज करेंगे। उसके अलावा आपका कोई एम्बीबिक डिसेंट्री वगैरह, इसमें आपको अ काइंड ऑफ क्लॉथ्स वगैरह बन जाते हैं, तो ये बियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है फ्लोरोडिसिस। अब फ्लोरोडिसिस क्या होता है, ये एक तरह का आप बोल सकते हो डिसीज़ होता है जो फ्लोराइड वाले पोल्यूटेंट से कॉज होता है। अब फ्लोरोडिसिस का मतलब हो सकता है आपसे 1 मार्क में पूछ लें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरोडिसिस। तो आप बोलेंगे कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है या ऐसा डिसीज़ है जो फ्लोरीन आयन से कॉज होता है, तो ये एक पोल्यूटेंट है। ये वाला जो डिसीज़ है ये क्या करता है, आपके न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम कॉज करता है। आई मीन न्यूरल एंड जो आपकी मसल्स का जंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन्स हैं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते ही हैं, इनमें ये डेंड्राइट्स वगैरह होती हैं
और ये मसल्स है, तो उनके जंक्शंस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है या साइनेप्स वगैरह होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करता है, अल्टीमेटली सिग्नल्स में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगा और आपके डेंटल प्रॉब्लम्स भी ये कॉज कर सकता है। उसके अलावा अगले होते हैं कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव चीज़ें। जब हम उन रेडियो एक्टिव चीज़ों को लेते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगी। जब वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगी तो वो ब्लड थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम कॉज करेंगी। अब ये अगली टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा कि फ्लोरीन आयन से प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज़ फ्लूरोसिस। ये एक ऐसा डिसीज़ है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कॉज करता है, एज वेल एज सम डेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही हमारे पास अगली टर्म जो होती है वो ये होती है कि अगर मान लो ऐसे ही एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स हैं, क्या है, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स हैं हमारे वाटर में, क्योंकि ये हम वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जब हमारे वाटर में एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं ना तो हमारा एक सिंड्रोम देखा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो पहले तो तुमसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ फ्लूरोसिस, तुम बोलोगे फ्लोरीन आयन की वजह से होता है, इसके अंदर आपके वाटर में ये वाला आयन हो जाता है एंड आप उसका इंटेक करते हो। अल्टीमेटली जब आप उसका इंटेक करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और नाइट्रेट आयन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो भी नाइट्रेट आयन होता है ना वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। तो जब नाइट्रेट आयन आपके HB के साथ कंबाइन करता है तो आपका जो ब्लड होता है ना वहाँ पर अब बनेगा मीथेन हीमोग्लोबिन, ये बन जाता है। हमने तो हमेशा हीमोग्लोबिन को अलग से पढ़ा, पर उसके साथ मीथेन जुड़ गया। और वो मीथेन क्यों जुड़ता है, जब नाइट्रेट आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। एंड अल्टीमेटली होता क्या है, हीमोग्लोबिन आपको पता है आपके ब्लड में RBCs में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की स्पेस को आपका नाइट्रेट आयन कवर कर लेगा और वो एक कॉम्प्लेक्स बना देगा लाइक मीथेन हीमोग्लोबिन, तो अल्टीमेटली इसको ऐसे समझो कि ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है कि पूरी की पूरी स्पेस जो है आपके वाटर को कैरी करती है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आपने कुछ और फिल कर दिया ऐसे करके, आप स्पेस कम होगी, तो वही होता है इसके केस में। हीमोग्लोबिन सिंपल ऐसे देखेंगे कि ये पूरा हीमोग्लोबिन है, ये हमारे ब्लड को ब्लड में ऑक्सीजन को, ये ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। लेकिन अब इस हीमोग्लोबिन की स्पेस को कवर कर लिया किसने, नाइट्रेट आयन ने। और अल्टीमेटली जो इतना बड़ा हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, अब सिर्फ इतना पार्ट उसका ब्लॉक हो गया, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ इतना पार्ट आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कम हो जाएगी। एंड इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। ब्लड का कलर इसलिए ब्लू हो जाता है बिकॉज हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ नाइट्रेट आयन कंबाइन करता है। तो जब ब्लड में हीमोग्लोबिन में नाइट्रेट आयन कंबाइन करता है तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और डिसीज़ होता है, ये जो डिसीज़ होता है ये मर्करी की वजह से कॉज होता है। तो मर्करी क्या करता है, ये जो डिसीज़ कॉज करता है मिनामाता डिसीज़ कॉज करता है, और ये हमारी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अल्टीमेटली मेंटली बंदा रिटार्ड हो जाता है बिकॉज नर्वस सिस्टम कंट्रोल हमारे मेंटल चीज़ों को करता है, एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सो हियर इज़ लास्ट 3 पॉइंटर्स जिससे तुम्हें क्वेश्चन आना ही चाहिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, पहला ये वाला कि अगर तुम्हारे रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो वो एक्यूमुलेट होंगे एंड अल्टीमेटली बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। उसके अलावा ये हमने बोला कि नाइट्रेट्स का एक्सेस होने की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसको हम ब्लू बेबी इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारे कलर का जो हमारा ब्लड है, ब्लड जो लाल कलर का होता है वो लाल कलर का ना होकर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, नाइट्रेट आयन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और मर्करी की वजह से पोल्यूशन होता है मिनामाता डिसीज़ जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड यहाँ पे देखिए, जो अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड एंटर करे तो वो हमारे फूड चेन्स में अफेक्ट करता है, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। उसके अलावा फ्लोरीड आयन की वजह से फ्लूरोसिस होता है। मैं आपको 20 का एक नोट बना के देती हूँ कि किससे क्या डिसीज़ होता है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। सो वाटर पोल्यूशन के इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ में ये 3 मेजर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। पहला है, अगर वाटर पोल्यूशन के थ्रू फ्लोरीन आयन हमारे
ह्यूमन ने इनटेक करा तो हमें डिसीज़ हो सकता है फ्लूरोसिस। अगर नाइट्रेट आयन को हमने इनटेक करा तो हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। मर्करी आयन को अगर हमने इनटेक कर लिया वाटर के ज़रिए बिकॉज उसमें पोल्यूशन कॉज हो गया है तो मिनामाता डिसीज़ हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं फ्लूरोसिस। फ्लूरोसिस में हमारे पास न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है और डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाइट्रेट आयन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारा हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होकर, उस हीमोग्लोबिन की स्पेस को नाइट्रेट आयन कवर कर लेता है एंड वहाँ पर मिथेन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लू कलर आ जाता है हमारे ब्लड का, जो कि लाल कलर का होता है, पर अब वो ब्लू में चेंज हो गया बिकॉज उसके साथ नाइट्रेट आयन आ गया। एंड अल्टीमेटली जब हीमोग्लोबिन की स्पेस को नाइट्रेट आयन कवर करेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल गेट डिक्रीज। उसके बाद अब मर्करी आयन मिनामाता डिसीज नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम कॉज करता है और मेंटली रिटार्ड कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, जिसमें हमने बोला कि ये सारे डिसीज़ हो सकते हैं अगर हमने ये आयंस को इनटेक करा। फिर हमने डिस्कस करा यहाँ पर कि कुछ वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकते हैं, और फिर हमने डिस्कस करा कि रेडियो एक्टिव चीज़ों का कंज्यूम करके भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने समझा पेस्टिसाइड्स का। तो ये 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 3 पॉइंट्स, ठीक है। उसके अलावा ये जैसे हमने फ्लोरीन, नाइट्रेट, मर्करी जैसे हैवी मेटल से पढ़ा क्या क्या हो सकता है, ऐसे ही कुछ हैवी मेटल्स हैं जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसको बस आप एक बार नज़र मार सकते हो। जैसे कि लेड है, लेड की वजह से कुछ क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो लेड की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बंदे को अनीमिया हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है। अनीमिया इज़ ऑल्सो कि खून कम हो जाना, फिर वॉमिटिंग आना, ठीक है। फिर फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ऐसे आर्सेनिक जिसका सिंबल AS होता है, उससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चिरहोसिस ये एक डिसीज़ होता है जहाँ पर लीवर लंग्स में प्रॉब्लम होती है। फिर कैडमियम CD, इससे बोन्स में चेंजेस हो जाते हैं। फिर कॉपर की वजह से हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब आपका BP बढ़ जाता है। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। फिर बेरियम में क्या होता है, अगर आप बेरियम का इंटेक कर लो वाटर पोल्यूशन की वजह से, तो सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा आके मुंह से जो थोड़ी थोड़ी देर बाद सलाइवा बाहर निकलता है ना, वो वाटरी से सब्सटेंस बाहर निकलता है, वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। अल्टीमेटली जिंक की वजह से आपका जो किडनी का पार्ट है, रीनलिस किडनी का पार्ट थोड़ा डैमेज हो सकता है। फिर क्रोमियम से नेफ्राइटिस हो सकता है, मतलब ये भी नेफ्रॉन्स का इन्फ्लेमेशन होता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, CNS सिस्टम जो कि स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से मिलता है वो अफेक्ट हो सकते हैं। कोबाल्ट से आपका BP लंग इरिटेशन रहता है, तो लंग्स में प्रॉब्लम रह सकती है। अगेन पैरालाइज हो सकता है बंदा प्रॉपरली। सो दिस वर सर्टेन इफेक्ट्स ये पढ़े। बट उससे पहले जो हमने फ्लोरीन, नाइट्रेट और मर्करी की बताई कि फ्लोरीन से फ्लोरोसिस, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और मर्करी से मिनामाता डिसीज, दोज वाज सो इंपॉर्टेंट।